नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह एक रहस्य की तरह कई दिनों तक बना रहा। या यूं कहें कि जिस दिन से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए थे, सारे लोग समझ रहे थे कि भाजपा को जितनी सीटें आई हैं, 132 विधानसभा सीटों पर जो जीत मिली है, किसी भी सूरत में भाजपा मुख्यमंत्री पद को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। लेकिन तब सवाल था कि जाति के समीकरण के हिसाब से क्या एकनाथ शिंदे, जिनके चेहरे पर 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे? क्या उन्हें भाजपा बहुत अधिक सीट आने के बाद बर्दाश्त करेगी? एकनाथ शिंदे ने 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक बहुत नाटक किया, बहुत ड्रामा किया, लेकिन उनके ड्रामे का अंत, उनके नाटक का अंत बड़ा ही दुखद हुआ। उनके नाटक का अंत इस कदर बुरा हुआ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, उन्होंने जो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो की मांग की बात, यानी गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए थे, गृह मंत्रालय भी उन्हें अभी तक नहीं दिया गया, न दिया जाएगा। बल्कि जो राजनीति करते हैं उनको यह बात पता होती है कि मुख्यमंत्री के बाद किसी भी राज्य में या पूरे देश में प्रधानमंत्री पद के बाद कोई विभाग सबसे ताकतवर, कोई विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह होता है गृह मंत्रालय। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद के लिए नाटक किया, लेकिन उनके नाटक का अंत इस कदर बुरा हुआ कि अभी तक उन्हें सिर्फ डिप्टी मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही गई है भाजपा के द्वारा, महायुति के द्वारा। बल्कि अजीत पवार ने तो सहर्ष शुरू से ही उप मुख्यमंत्री पद और जो उनका पुराना मंत्रालय था उसके साथ हुए महायुति गठबंधन में, यानी भाजपा गठबंधन में, महाराष्ट्र के स्टेट के एनडीए गठबंधन में जिसका नाम महायुति है, में शुरू से बने हुए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा खेल हुआ है कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। एकनाथ शिंदे का राजनीतिक सफाया कर दिया है भाजपा ने। वैसे भाजपा के बारे में बहुत ही विस्तार से अगर आप न भी देखना चाहें, साफ साफ समझना चाहें, तो भाजपा एक ऐसी भारत में पार्टी है कि उसके साथ जिन पार्टियों ने, राज्य के पार्टियों ने या राष्ट्रीय पार्टियों ने गठबंधन किया है, उन पार्टियों का खात्मा हुआ ही हुआ है। बिहार में जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भाजपा की मजबूरी राज्य में बने हुए हैं। उसका कारण नीतीश कुमार नहीं है, उसका कारण है कि बिहार में जो राजद की राजनीति है, या एक ऐसी राजनीति जो पूंजीवादी राजनीति, सामंती राजनीति के खिलाफ बिहार की जनता जिसे संघर्ष करने की आदत है, उसे कोई न कोई एक ऐसा राजनीतिक दल चाहिए जो उनकी बातों को, उनकी राजनीति को सदन के माध्यम से, चुनावी लोकतंत्र के माध्यम से रख सके, अभिव्यक्त कर सके। ऐसे में राजद जैसी पार्टी के सामने भाजपा राज्य में मजबूर हो जाती है नीतीश कुमार के एक चेहरे को लेकर चुनाव में जाने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। महाराष्ट्र में वर्तमान की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो एक भी राजनीतिक दल महाराष्ट्र में नहीं बचा हुआ है जो खुलकर ईमानदारी से इस बात का दावा कर सके कि वह भाजपा की राजनीति, यानी भाजपा की ब्राह्मणवादी राजनीति, पूंजीवादी राजनीति के खिलाफ एक सशक्त चेहरा है। बल्कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार यानी कि शरद पवार जो एनसीपी के एक मुकम्मल नेता के रूप में जाने जाते थे, महाराष्ट्र के महारथी राजनेता के रूप में जाने जाते थे, उन्हें भी धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया गया। बल्कि बात जब गौतम अडानी की राजनीति में होने लगी, ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच में यह बात सामने आ जाना कि शरद पवार
की भी मीटिंग, गुप्त मीटिंग अडानी के साथ हुई थी, गौतम अडानी के साथ हुई थी। उस गौतम अडानी के साथ हुई थी जिस गौतम अडानी के खिलाफ पूरे देश की जनता में एक आक्रोश है। बढ़ती महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं। ऐसे में शरद पवार जैसे नेता का नाम गौतम अडानी से जुड़ने के कारण उनकी भी राजनीति ध्वस्त हो गई। इस कदर ध्वस्त हो गई है कि एनसीपी से टूटकर आए हुए अजित पवार की पार्टी ने अधिक सीटें जीती हैं और शरद पवार ने बहुत ही कम सीटें जीती हैं। हालांकि लौटते हैं एकनाथ शिंदे पर। एकनाथ शिंदे, जिन्हें बाला साहब ठाकरे ने, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे तब यह चर्चा होती थी कि बाला साहब ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को एक ऑटो ड्राइवर से लेकर मुंबई के कॉरपोरेटर से होते हुए इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वो शिवसेना के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे। यानी कि उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर शिवसेना का कोई माना जाता था, उस व्यक्ति का नाम था एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने न केवल उद्धव ठाकरे का विश्वास तोड़ा, शिव सैनिकों का विश्वास तोड़ा। पूरे महाराष्ट्र में यह जो बात फैली हुई थी कि बाला साहब ठाकरे के सबसे चहेते राजनीतिक शिष्यों में से अगर कोई था तो वो एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे ने न केवल इन लोगों के विश्वास तोड़े बल्कि महायुति गठबंधन में, यानी कि महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र में बीजेपी के एनडीए अलायंस में, जिसे महायुति कहते हैं, उसमें एकनाथ शिंदे को तब मुख्यमंत्री पद भाजपा देने को राजी हो गई जब एकनाथ शिंदे के नाम पर, उनके चेहरे पर शिवसेना के विधायक नहीं जीत कर आए थे। क्योंकि एनडीए को विपक्षियों की सरकार, यानी कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसे गिराना था। तब तो यही एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए भाजपा को स्वीकार थे। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने सफलतापूर्वक महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का प्रशासन चला लिया, 2.5 साल तक सफलतापूर्वक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कई सारी योजनाओं को उन्होंने लागू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लाडली योजना जैसी स्कीम, लाडली बहना जैसी स्कीम, जिससे महिलाओं के खाते में कुछ रुपयों को अंत में भेजा ताकि महायुति गठबंधन, महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन की जीत हो सके। यानी एकनाथ शिंदे के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जिसमें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया। 57 यानी 57 विधायक एकनाथ शिंदे के कामों को देखकर, उनकी राजनीतिक शक्ति को पहचानकर एकनाथ शिंदे को वोट दिया। एकनाथ शिंदे जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन को वोट दिया। महायुति को प्रचंड ऐतिहासिक वोट दिया। उस गठबंधन में एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ? शिंदे का राजनीतिक सफाया हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह होना ही था। महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, जहां पर गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जैसे तमाम बड़े बड़े जो कहें व्यापार के जो शार्क मछलियां हैं, जो छोटे छोटे व्यापारियों को निगल जाती हैं, छोटे छोटे व्यापार जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की सहमति से होते हैं, को निगल जाते हैं। गौतम अडानी, जिसके बारे में लोग आपस में मजाक करते हैं कि पहले सरकार के अंतर्गत व्यापार होते थे, अब व्यापारी के अनुसार भारत सरकार चलता है, ऐसे ऐसे मजाक होते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे का इतनी सारी सीटें लाने के बाद भी सफाया होना बिल्कुल तय था। बल्कि अगर सामाजिक राजनीति की बात करें, उस हिसाब से भी एकनाथ शिंदे को यह साफ बता दिया गया कि महाराष्ट्र जो एक वैचारिक भूमि मानी जाती है, वहाँ पर ब्राह्मणों का ऐसा वर्चस्व रहा है, ब्राह्मणों का इतना दबदबा रहा है कि जैसे ही मौका मिलेगा ब्राह्मण राज, पेशवा राज, पूरे देश में ब्राह्मणवाद लागू करने में 1 सेकंड की देरी नहीं करेंगे। बल्कि मैंने पिछले जो कमेंट्री किया महाराष्ट्र के बारे में, उसमें कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में ब्राह्मण सीएम बनाने के लिए घमासान चल रहा है। लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आए गए विधायकों को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं चल रही थी।
अगर हम अलायंस की बात देखें तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर जीतकर महायुति गठबंधन आई है, लेकिन एकनाथ शिंदे चाहे कुछ भी हो, ब्राह्मणों की नज़र में, महाराष्ट्र की आरएसएस की नज़र में वो एक ऑटो वाले से कुछ अधिक हों। अब तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद नहीं लगता है, यह मेरे विचार नहीं है, यह खुद आरएसएस के बारे में जो मुख्य धारा के जो मीडिया ने चलाया कि जब मराठों के नाम चलने लगे मुख्यमंत्री के रेस में, यानी 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में जब यह अटकलें लगाई जाने लगी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, बल्कि देवेंद्र फडणवीस के साथ और भी कई लोगों के नाम भाजपा से रेस में चल रहे हैं, तो आरएसएस को इस बात से तकलीफ हो गई और यह हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर छापी कि आरएसएस जो है मराठा सीएम का नाम चलने से अपसेट है, निराश है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जरूरत तब थी क्योंकि उस समय सीधे सीधे ब्राह्मणवादी राजनीति का कब्जा नहीं हो सकता था। आंकड़ों के खेल में ब्राह्मणवादी राजनीति पीछे थी। जैसे ही महाराष्ट्र में राजनीतिक आंकड़ों के खेल में ब्राह्मणवादी राजनीति को आगे लाने का समय आया, खेल का मौका मिला, ब्राह्मणवादी राजनीति का खेल हो गया और एकनाथ शिंदे बिल्कुल किनारे कर दिए गए। बल्कि एक तस्वीर जो वायरल चल रही है सोशल मीडिया में, जिसमें सामंती ठसक के साथ देवेंद्र फडणवीस एक रिक्शे पर बैठे हुए हैं और इस रिक्शे को खींचने वाला कोई और नहीं, एकनाथ शिंदे है। यह तस्वीर इस बात को दर्शाती है कि आज भी भारत में भले ही लोकतंत्र इतने पुराने हो गए हैं, इतना पुराना हो गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात चाहे कोई कितनी भी कर ले, लेकिन ब्राह्मणवादी राजनीति और बात तब जब आरएसएस की हो, तब तो किसी भी सूरत में ब्राह्मणवादी राजनीति को कोई हरा नहीं सकता है। भाजपा वैसी पार्टी है, कभी भी इनको ज़रा सा मौका मिलता है, बहाना मिलता है तो तुरंत ये चाहते हैं, आरएसएस को लोग चाहते हैं कि पूरे भारत के एक एक राज्य में ब्राह्मणों को ही मुख्यमंत्री बना दे, हर पद पर शासन प्रशासन में सिर्फ ब्राह्मणों को भर दे। वैसे भी शिवसेना की जो राजनीति रही है ब्राह्मणवाद से बहुत अलग नहीं रही है, इसीलिए ब्राह्मणवादी राजनीति करने वालों के द्वारा शिवसेना के नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या एकनाथ शिंदे, को कुचल देना, इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।